हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिशिर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ विद शिशिर। और आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 2 डिजिट और 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा था। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि नंबर सिस्टम हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। और इसमें देखते हैं हम लोग संख्या पद्धति का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन हमको उसमें से सिर्फ पढ़ना क्या है, सिर्फ दशमलव पद्धति ही हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। और इसके जो और भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है, उसे हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, सिर्फ दशमलव पद्धति ही देखनी है। तो आइए अब इसमें क्या है कि इसमें 0 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक के नंबरों का यूज़ हम लोग करते हैं। इतने नंबरों का यूज़ करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ऐसा कोई नंबर अगर हमसे लिख देता है और फिर यहाँ हमसे पूछे कि आप बताएं यहाँ से स्थानीय मान। तो अगर यहाँ से हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें से 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 देखिए, 5 के पीछे कितनी संख्याएं हैं, 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5 2 0। अगर हमसे यहीं से पूछता है कि 3 का स्थानीय मान बताएं, तो 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे आप देखें कितने संख्याएं हैं, 3 है। तो आप 3 0 बढ़ा दें। यहाँ से एक चीज और पूछता है, जैसा कि आपका यहाँ से एक पूछता है अंकीय मान। तो अंकीय मान में आप देखेंगे, अंकीय मान में आपके जो सी भी संख्या का अंक होगा, जैसे हमसे पूछता है कि 4 का अंकीय मान क्या होगा, 4 का अंकीय मान क्या होगा, तो 4 का अंकीय मान आपका 4 ही होगा। 5 का अंकीय मान आपका 5 ही होगा। तो ऐसे जो भी अंक होगा उसका अंकीय मान वही होगा। लेकिन स्थानीय मान में आपको ये देखना है कि उसके पीछे कितने अंक हैं, और जितने भी अंक उसके पीछे हो उतने 0 आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा है यहाँ पे अंकीय मान और स्थानीय मान बताने के लिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आइए और भी जानते हैं। जैसा कि दशमलव पद्धति में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपका आता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या को ही बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है आपका वास्तविक संख्या, और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और इसमें काल्पनिक संख्या के बारे में सिर्फ आप इतना जान लें कि इसको i से हम डिनोट करते हैं, और इसका मान होता है √-1, और आई स्क्वायर का मान जो आपका होता है वो होता है -1। और इस i को हम पढ़ते हैं आयोटा, इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं जाननी है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आइए हम जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, कि वास्तविक संख्या के बारे में हमें क्या क्या जानना है। तो जैसा कि वास्तविक संख्या आप देखेंगे, वास्तविक संख्या यहाँ पे आपकी 2 टाइप की है। पहला आपका पूर्णांक संख्या, और दूसरा आपका है दशमलव संख्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या के बारे में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या में जानते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसा कि आपका पूर्णांक संख्या में सबसे पहले आप पूर्णांक संख्या में आपका क्या आएगा,
धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या का मतलब है 1 से 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये आपकी क्या होंगी, धनात्मक संख्या होंगी। दूसरा आपको क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का मतलब -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, ये आपकी क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्या होती हैं। तीसरा आपको क्या होता है, सम संख्या, सम संख्या। अब सम संख्या आप देखेंगे ये आपकी क्या होंगी, माइनस इनफाइनाइट से, या सॉरी सम संख्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 और ऐसे ही आपका 8। तो इस तरीके से कुछ आपकी सम संख्याएं इनफाइनाइट तक जाती हैं। और अगर हम विषम संख्या की बात करें, चौथा आपको क्या आएगा, विषम संख्या। विषम संख्या में ये आपका चलेगा 1 3 5 7 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप देखेंगे एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि जीरो क्या है, जीरो आपका सम है या विषम है। तो आइए जानते हैं जीरो सम है या विषम है। तो उसके बारे में आप देखें कि अगर हम सम संख्या को लेते हैं तो सम संख्या हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई होगी। अगर हम सम संख्या की बात करें तो सम संख्या हमारी स्टार्ट कहीं यहाँ से हुई होगी। सम संख्या मान लिया माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई होगी और कहीं चलते चलते ये -4 पे पहुंचेगी, फिर -2 पे पहुंचेगी और फिर आप देखिए यहाँ पे आप जीरो लिखेंगे, फिर आपको क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। कहने का मतलब आप देखें अगर यहाँ पे -2 है और अगर हम जीरो नहीं लेते हैं तो यहाँ से भी आप जानते हैं कि सम संख्याओं के बीच में हमेशा अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पर 2 आपका आएगा ही आएगा। अगर हम विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या जो आपकी होगी, विषम संख्या कहीं हमारी प्रारंभ हुई होगी माइनस इनफाइनाइट से, फिर ये कभी ना कभी तो -5 पे पहुंचेगी, -3 पे पहुंचेगी और फिर -1 पे आएगी। अब आप देखें अगर आप यहाँ जीरो लिखना चाहेंगे फिर आप यहाँ जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि सम और विषम संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा 2 का होता है। यहाँ पे 2 का अंतर नहीं आएगा तो यहाँ फिर आप जीरो नहीं लिख सकते, फिर यहाँ आपको 1 ही लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 3 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप देख सकते हैं कि जीरो केवल और कहाँ आता है, सिर्फ सम संख्याओं में। तो आपसे अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि जीरो क्या है तो जीरो एक सम संख्या है। ठीक है, चलिए आगे और हम जानते हैं सम विषम के बारे में आप जान चुके हैं। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसे ही अभी आपने जाना कि जीरो क्या है, तो जीरो एक सम संख्या है। और आगे आप देखें, अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये आप लिख सकते हैं। अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, केवल 2 हो। पहला 1 का और दूसरा स्वयं का। अब इस बात को हम आपको
समझाते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड केवल और केवल दो हो और पहला तो वो क्या हो, एक का, और दूसरा क्या हो, वो इटसेल्फ यानी वो खुद की संख्या हो। जैसा आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, अगर हम इन संख्याओं का गुणनखंड करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 5 कामा 1 या 7 कामा 7। तो आप देखेंगे इसका गुणनखंड केवल 1 कामा 2 बनेगा, इसका 1 कामा 3 बनेगा, इसका 5 कामा 1 बनेगा, इसका 7 कामा 1 बनेगा, और इसका अगर आप करने जाएंगे तो 13 कामा 1 बनेगा। यानी इनके केवल और केवल दो ही फैक्टर बन सकते हैं, केवल और केवल दो ही गुणनखंड बनेंगे। तो ये ऐसे जितने भी नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, अभाज्य नंबर होंगे। कहने का मतलब जिनके गुणनखंड केवल और केवल दो बने, एक तो एक का और एक स्वयं इटसेल्फ, उसकी उन सभी को हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो यहाँ से कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, वो हम देखते हैं कि जैसे आप लिख सकते हैं कि 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 100 तक में अब 15 10 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आइए अब भाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य वे संख्याएं होती हैं, भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। ठीक है, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 4, 6, 8, 9, 12, 10, ऐसे जो भी नंबर होंगे ये सभी क्या होंगे, भाज्य होंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर हम 4 का गुणनखंड करें तो 4 का गुणनखंड देखिए क्या होगा, 1, 2, 4, 1 कामा 2 कामा 4, ये किसके गुणनखंड बनेंगे, 4 के। आप देखेंगे 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा मतलब 3 है। अगर ऐसे ही आप 6 का आप देखते हैं तो कितना बनेगा, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 6। तो इसके जब भी आप देखेंगे कि जिनका गुणनखंड 2 से अधिक बने वे सभी संख्याएं क्या होंगी, भाज्य होंगी। तो एक यहाँ से एक प्रश्न और आपका बहुत अच्छा बनता है कि आप बताएं कि एक कैसा नंबर होगा। जो एक है, एक आपका भाज्य है या अभाज्य है, एक आपका भाज्य है या अभाज्य है। तो आप देखें ना, एक का जो गुणनखंड है वो तो ना 1 से ज्यादा ना 2 बनेगा और ना ही 2 से ज्यादा बनेगा। तो इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि एक हमारा ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ऐसे ये प्रश्न आपका पेपर में बन सकता है, एक कैसा नंबर है, भाज्य है, अभाज्य है, दोनों या इनमें से कोई नहीं।
आप यही बताएंगे कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो आइए और अब ये फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो दो अभाज्य संख्याओं का युग्म, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आप देखें 2, 3, 3, 5, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या हैं, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक और आपका यहीं से आता है कि अपेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अपेक्षित अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर हम जानें तो अपेक्षित अभाज्य संख्या, अगर हम अपेक्षित अभाज्य संख्या के बारे में जाने तो ऐसे दो संख्याओं का युग्म, ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो, मतलब ऐसे किन्हीं भी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो, वो क्या कहलाएंगी, सह अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं 9, 8। अब 9, 8 में कोई भी एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे HCF कितना है, 1 है। ऐसा ही आपका क्या हो सकता है, 7, 11, 3, 5, 16, 17 और ऐसे बहुत सारे नंबर आपके हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं उनमें सह अभाज्य संख्याएं भी आ जाएंगी, यानी जितनी भी सह अभाज्य संख्याएं हैं वे अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, पर अपेक्षित अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं उनमें कभी कभी आपका 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, जो कि ये क्या है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रत्येक सह अभाज्य संख्या अपेक्षित अभाज्य संख्या हो सकती है, पर अपेक्षित अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है, आइए आगे और भी कुछ जानते हैं। एक और आपका नंबर होता है जिसे आप पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब ये है कि जब आप पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड करने पर वे संख्या, यानी जिनका गुणनखंड करने पर उनके गुणनखंडों का योग उसका डबल हो, तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल से आप समझ पाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आप देखें आपका 6 है, अगर हम 6 का गुणनखंड कर दें तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 3 और फिर यहाँ पे आपका 6 आएगा। अब इन सभी गुणनखंडों को अगर हम जोड़ लें और ये इसका डबल आता है तो आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर किसी भी संख्याओं का गुणनखंड अगर हम करें और उसमें से वो संख्या हटाकर, जैसे आपने 6 का गुणनखंड किया और 6 आप हटा दें, बाकी संख्याओं को अगर हम जोड़ें
बाकी गुणनखंड को जोड़ें और वो गुणनखंड का जोड़ उस नंबर के बराबर आ जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या अगर उस नंबर को भी हम जोड़ देंगे तो वो उसके 2 गुने के बराबर आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 6 को जोड़ देते हैं तो ये 12 आएगा, अगर हम 6 को हटा देते हैं फिर ये 6 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी पूर्ण संख्या को याद कर सकते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता। जैसे आप देखोगे अगर हम 12 को लेते हैं तो यहाँ पे जो हम इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। अगर आप इन सभी नंबरों को जोड़ें तो कभी भी 12 का 2 गुना या अगर 12 हटाने पे 12 नहीं आएगा। जिसे हम 12 हटाने पे आप देखो क्या 12 आएगा, यहाँ पे आपका 6, 6 4 10, 10 3 13 और 13 3 16 आ रहा है। अगर हम इन सबको जोड़ें तो ये उससे ज़्यादा जाएगा। तो ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। तो केवल एक डिजिट की पूर्ण संख्या आपकी केवल 6 है। अगर 2 डिजिट की पूर्ण संख्या कभी आपसे पूछ ले तो वो क्या होगा, 28 होगा। देखिए 28 को भी हम जोड़ते हैं। इसका पहले आप गुणनखंड करें तो 1 2 4 7 और फिर इसके बाद कितना 14 और फिर आपका 28, यही आपका आएगा और तो कुछ नहीं आएगा। आइए इसको जोड़ के देखिए। तो अगर हम पहले 28 को हटा के देखें तो क्या ये 28 के बराबर आता है। आप देखेंगे 7 3 10, 10 4 10 4 14 और 14 14 28। अगर आप 28 को भी ले लेंगे तो ये इसके 2 गुने के बराबर आएगा। केवल अगर आप 2 अंकों की पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछे तो 28 होगा। अगर 1 अंकों की पूर्ण संख्या बोले तो आपका 6 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं दशमलव संख्या के बारे में। तो दशमलव संख्या अब दशमलव संख्या 2 टाइप की होती है। पहली तो शांत और दूसरी अशांत। शांत और अशांत में क्या है, मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो दशमलव के बाद पूर्णता कट जाए और जो दशमलव के बाद पूर्णता ना कटे। जैसे आप देखिए 0.5 है, 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। फिर आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 5 7 8 6। अब ऐसे कुछ भी इसका पैटर्न चलता रहेगा, लेकिन इनके बाद ये कभी भी नंबरों की पुनरावृत्ति नहीं होंगी। तो यहीं से हमारे कुछ नंबर बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है। आप देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0 बार बार आएगा, यहाँ पर 0 के भी तो पुनरावृत्ति है। तो आप ऐसे नंबरों को, मतलब परिमेय वे संख्याएं होंगी जिनकी दशमलव के बाद में पुनरावृत्ति होती है, उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, यानी जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, अगर अपरिमेय संख्याएं के बारे में बताएं तो जिन संख्याओं की दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है। कहने मतलब जैसे ये वाला आपका नंबर है, इनके बाद दशमलव के बाद आपकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे एक नंबर और आपका है, जैसे आप देखेंगे √2, √3 और पाई। ये सभी नंबर क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि कभी भी दशमलव के बाद इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। फिर से आप सुन लें और लिख भी सकते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं 2, √3 और पाई। तो एक प्रश्न यहाँ से और आपका बहुत अच्छा से बनता है कि आप बताएं
कि पाई और 22/7 क्या है, अपरिमेय है या परिमेय है। तो ये तो आपका क्या होगा, ये तो आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। पाई जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों तो मान एक ही है। नहीं, इसका मान ये अप्रॉक्सीमेटली में, लगभग में बराबर होता है। 3-4 डिजिट के बाद इसके भी मान रिपीट करने लगते हैं, 22/7 के भी। तो ये पाई का लगभग में मान है, तो इसलिए इसे हम परिमेय परिमेय संख्या मानते हैं और इसे अपरिमेय संख्या मानते हैं। तो आइए और कुछ परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। परिमेय संख्या का एक सूत्र होता है, आप लिख लें। अगर परिमेय संख्या में अगर a और b के बीच की परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो संख्या, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, a + k + b / k+1। ये एक फॉर्मूला है जो a और b के बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात हम इससे कर सकते हैं। जिससे आपसे पूछा जाए 2 तथा 3 के बीच परिमेय संख्या। अब इसमें कितनी भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, जहां पे k का क्या मान होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आप k का कोई भी मान यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जैसे 2 तथा 3 के बीच अगर हमें परिमेय संख्या फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे k का कोई भी मान लिख सकते हैं। जिससे आप देखेंगे यहाँ पे 2 × 1 + 3/1 + 2, आप देख 1 + 1, आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 5/2। और 5/2 जैसे ही आपका आएगा, आप इसको काटोगे 2.5 और ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो ऐसे ही किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आप k का मान जितना बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से आपका मान छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई किसी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का। अब अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो, जैसे आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या, तो जैसे आपको a तथा b के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, √ab, और अगर ये √ से बाहर आ जाता है, जैसे आप लिख सकते हैं कि 2 तथा 3 के बीच अपरिमेय संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, √2 × 3 √6। अब कुछ को दिमाग में ये आ सकता है कि सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 9, तो ये तो आपका कितना आएगा, यहाँ से बाहर होके 6 आ जाएगा, आपका एक पूर्णांक मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका पूर्णांक से बाहर आएगा, फिर आप यहाँ पे क्यूब रूट लगा देंगे, a × b। अगर इससे भी क्यूब रूट से भी वो बाहर जाएगा, तो आप यहाँ पे इसकी पावर 4 कर सकते हैं। अगर वो 4 से भी बाहर जाएगा, तो आप इसकी पावर 5 कर सकते हैं। मतलब आपको इसको रूट के अंदर ही लेना है, तो आपका कभी भी रूट से बाहर वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ नंबरों का क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।